स्क्रीन विजिबल है बच्चों? यस मैम। ओके ठीक है, तो हम रिवीजन क्लास करने वाले हैं कौन से चैप्टर की? NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है तो ऑब्वियसली न्यूटन की लॉ तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उस चीज को पढ़ने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज फोर्स। फोर्सेस कितने होते हैं? कितने टाइप के फोर्स होते हैं? 4 टाइप के फोर्स होते हैं। नंबर वन फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। Yes, nuclear force. Number 2, gravitational force. Number 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। electromagnetic force बेटा, electromagnetic force. And number 4, weak forces. ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब होता है जो एक न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स के अंदर का फोर्स होता है। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स के आपस का फोर्स होता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जो किसी भी दो यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 3 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है कि ये एक मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन की वजह से क्रिएट होता है, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन की वजह से। ठीक है, मतलब दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं लाइक दिस, तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नंबर 4 इज वीक फोर्स। वीक फोर्स इज इन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? मैंने बताए थे आपको, याद है? व्हाट आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स? एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबसे छोटी यूनिट होती है एटम की, इसके बाद कोई भी यूनिट नहीं होती, ये डिविजिबल नहीं है। लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स है जो इनको डिवाइड करके बनते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रेविटोन है, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे, लैप्टॉन्स है, आप पढ़ोगे कभी आगे, लैप्टॉन्स, हेड्रॉन्स। तो ये वीक पार्टिकल्स है, वीक फोर्सेस होते हैं इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, इतना क्लियर है? नंबर 2, कॉन्टेक्ट एंड, और ये सारे फोर्सेस किन दो चीजों में डिवाइड होते हैं? दो, कॉन्टेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस में क्या आता है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस में आते हैं फील्ड फोर्सेस। जब कोई बॉडी एयर में हो। यस, फील्ड फोर्सेस आते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इनके जो फोर्सेस होते हैं उनको हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। एंड कॉन्टेक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? एक तो हमारा नॉर्मल होता है, इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट अगर है तो वो कांटेक्ट में है, उस टाइम पर उनपे जो फोर्स लग रहा है दैट इज कांटेक्ट फोर्स। नंबर 1 इज नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स हमने पढ़ा था ना कि जब मेरे कोई दो भी ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में हो, सरफेस पे हो, या वो दोनों आपस में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स। नंबर 1 इज नॉर्मल फोर्स, नंबर 2 इज टेंशन, एंड नंबर 3 इज फ्रिक्शनल फोर्स। ये सारे कांटेक्ट की वजह से होते हैं ना। टेंशन क्या होती है? अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है और ये स्ट्रिंग यहाँ किसी एक फिक्स्ड सरफेस से अटैच्ड है, तो टेंशन तभी आती है ना जब, अगर मान लो ये स्ट्रिंग है, इस पर कोई फोर्स ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, मतलब ये ऑब्जेक्ट ही नहीं हैंग कर रहा है, तो इस पे क्या टेंशन होगी? नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है देन इट इज हैविंग टेंशन T। तो ये कांटेक्ट में आया तभी हुआ ना, सो दैट इज कांटेक्ट फोर्स। नंबर 1 इज टेंशन। नंबर 2 नॉर्मल। अगर मेरा ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे रखा हुआ है तो ये सरफेस इस पे क्या एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है, दैट इज नॉर्मल। और ये वापस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दैट इज mg। सो कांटेक्ट फोर्स, अगर एक ऑब्जेक्ट मेरा हवा में है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मेरा किसी के भी सरफेस में नहीं है, तो क्या उस पे नॉर्मल फोर्स होगा? बोलो, नहीं होगा ना। नॉर्मल फोर्स नहीं होगा क्योंकि किसी के टच में ही नहीं है, लेकिन mg फोर्स तो उस पे तब भी लग रहा होता है। तो mg क्या एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हुआ ना, ये तो बिना कॉन्टेक्ट के भी देखे जा सकता है। तो mg इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बट n इज ए
कांटेक्ट फोर्स। एंड फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है? जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट मेरे एक दूसरे के टच में है तो एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट को आगे चलने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट चल रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये जो सरफेस है ये इस पे एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शन कहाँ से आया? ये फ्रिक्शन आया इस ऑब्जेक्ट और इस सरफेस के कांटेक्ट से। फ्रिक्शन इज ऑल्सो ए कांटेक्ट फोर्स ना। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट मेरा कहीं किसी के भी टच में नहीं है, ठीक है, हैंग कर रहा है, मान लो ये हैंग कर रहा है, तो अगर मैं इसको पुश करती हूँ ये आगे की तरफ मूव तो करेगा, लेकिन क्या इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा ना, क्योंकि ये किसी के कांटेक्ट में ही नहीं है। सो फ्रिक्शन इज ऑल्सो ए कांटेक्ट फोर्स। समझ में आ गया? इतना क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. ओके, नाउ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है बताओ चलो, व्हाट इज इनर्शिया? अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो वो चाहती है कि वो मूव नहीं करे। क्या? व्हाट इज इनर्शिया? Tendency of an object to stay in the state. If it is in state of rest, then it will be in the rest, or if it is in motion, then it will be in the motion. It will not change its position. यही होता है ना inertia का मतलब, Yes, ma'am. है ना? So inertia कितने टाइप का होता है? Inertia is of 3 types. Number of inertia of rest. Number 2, inertia of Motion. motion. Very good. बोलते जाइए. Number 3, inertia of direction. Direction. Yes. याद तो है आप लोगों को. Very good. So rest का मतलब क्या है? If an object is in rest state, it will not change its position. Then it will be the inertia of rest. And an object if is in motion, it will be stay in the motion. That is the inertia of motion. और डायरेक्शन में क्या होगा कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहेगा. जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में चलता जाएगा. ठीक है? हाँ, मैम आयुष की ना क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। ओके बेटा, एक सेकेंड मैं देखती हूँ. हाँ, हो गई. Yes. Then the term comes Newton's laws of motion. इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. कितने न्यूटन के लॉ होते हैं बताओ? 3 होते हैं. नंबर 1, फर्स्ट लॉ क्या होता है? हाय आयुष, हाउ आर यू? मैं इनर्शिया I की am fine, ma'am. How are you? आई एम आल्सो गुड. आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट? Yes, ma'am. थोड़ा थोड़ा. व्हाट इज थोड़ा थोड़ा? पूरा पूरा चाहिए हम मैम लोग. मतलब मैम हो रही है, मतलब धीरे धीरे. क्वेश्चंस हो रहे हैं? कर रहे हो प्रैक्टिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो रहे हैं ना क्वेश्चंस? Yes, मेरे को ma'am. तो टाइम ही नहीं मिल रहा, यूनिट टेस्ट चल रहा है, कल इंग्लिश। Yes, ma'am. मेरे यहाँ पे चल रहे हैं. अब कल बायो और मैथ का है यूटी. ओके ओके, कोई बात नहीं, बढ़िया चल रहा है, सबका अच्छा चल रहा है. सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बताइए. फर्स्ट लॉ क्या कहता है? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ? इनर्शिया की तरह ये भी। यस मैम। First law is also called law of inertia. Why? Because the object will stay in the rest. If it is in rest, it will be in the motion. If it is in the motion, until unless there is an external force applied on it. है ना? यही कहता है ना? तो यही डेफिनेशन किसकी है? इनर्शिया की है. तो हम फर्स्ट न्यूटन लॉ को क्या कह सकते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं. सेकंड क्या कहता है? सेकंड लॉ क्या है? व्हाट इज सेकंड लॉ? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या देता है आपको? Force. Yes, is directly proportional to the force. F is directly proportional to dp by dt. P क्या है यहाँ पर? अच्छा, मोमेंटम क्या है? मोमेंटम और बताना था. What is momentum? Momentum is denoted by P. P is equal to mass into velocity. If an object which is having mass and it is moving with the velocity v, then it will contain a physical quantity that is
कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास मास m है और ये चल रहा है विद वेलोसिटी, दैट मींस इट इज इन मोमेंटम। गॉट इट? सो force is directly proportional to dp by dt, p is equal to mv, so d by dt, p की जगह आप mv रख दीजिए। m यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। v का dv by dt क्या होता है, a हो जाता है। सो f is directly proportional to ma, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज k, एंड हियर k इज इक्वल टू 1, सो दैट्स व्हाई f इज इक्वल टू ma। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, यहां तक क्लियर है? मैम ये बोर्ड्स में लिखने को आ सकता है क्या मैम? ये स्कूल के एग्जाम में आ सकता है डिराइव करने के लिए? कहाँ लग बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। पहले मैम ये स्कूल के एग्जाम में आ सकता है डिराइव करने के लिए? स्कूल के एग्जाम में समझ नहीं आ रहा। मैम इसको डिराइव करने के लिए स्कूल के एग्जाम में आ सकता है कि हमें ये डिराइव करना है? हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। वैसे डिराइव करने में प्रॉब्लम भी क्या है, सिंपल सा तो है। आपको मोमेंटम पता होना चाहिए, छोटा सा डिफरेंशिएशन है बस। पूछा जा सकता है 1 नंबर में। ओके, अब थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। बताओ, जल्दी बताओ। And to every action there is equal and opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction, है ना? मतलब F1 can be written as minus F2। ये लिख सकते हैं, अगर दीवार पे आप खड़े होके फोर्स लगा रहे हो, अगर आप दीवार पे खड़े होके फोर्स लगा रहे हो, तो आप दीवार पर फोर्स लगा रहे हो और दीवार आप पर फोर्स लगा रही है। आप लगा रहे हो F1, ये लगा रहे हो F2। ठीक है, तो आप जो कर रहे हो दैट इज एक्शन, एंड जो दीवार आप पे फोर्स लगा रही है दैट इज रिएक्शन। तो ऑपोजिट है बट सेम इन द मैग्नीट्यूड। सो F1 एंड F2 आर ऑपोजिट इन द नेचर बट सेम इन द मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अब अगर फोर्स ऑपोजिट है, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, लिख सकती हूँ ऐसे, रिजल्टेंट तो 0 आ रहा है ना तो ये दीवार खिसक रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, d बाई dt P1 प्लस P2 इज इक्वल टू F। ये तो आपको पता है ना क्या है। फोर्स को मैं dp बाई dt लिख सकती हूँ ना, फोर्स कैन बी रिटन एज dp बाई dt, तो मैंने यहाँ से लिखा। और अगर मैं बोल रही हूँ अब इसको कंजर्व करने के लिए, तो अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ दैट इट इज 0, कंजर्वेशन की बात तो यही आ रहा है ना कि फोर्स F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, देन मोमेंटम इज ऑल्सो 0, सम ऑफ देयर मोमेंटम। सो आई कैन राइट dp1 बाई dt इज इक्वल टू माइनस dp2 बाई dt, ऐसे लिख सकते हैं ना। dp1 by dt is equal to minus dp2 by dt which is f1 is equal to minus f2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, f1 plus f2 is equal to 0 मैंने यहाँ से शुरू किया था। तो अगर फोर्स मेरा 0 आ रहा है, what it means that momentum is also conserved। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी चेंज नहीं होनी, सेम रहना है। मतलब जो बिफोर पुशिंग दिस बिफोर पुशिंग द वॉल जो मोमेंटम था, आफ्टर पुशिंग दे विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब उन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके कुछ फेमस एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। नंबर वन रिकॉइलिंग ऑफ द गन, रिकॉइलिंग ऑफ द गन। मान लो आपके पास एक गन है, ठीक है, और उस गन में से आप बुलेट किसी के पास है, किसी के हाथ में है ये, ठीक है, अगर आप आगे की तरफ जैसे बुलेट फायर करते हो, तो फायर कर रहे हो तो गन आपकी तरफ एक पीछे फोर्स लगाती है ना, मतलब एक आपको पीछे झटका लगेगा और बुलेट किधर जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। सो दिस P1 एंड दिस इज माइनस P2।
जो P1 है और P2 है ये दोनों सेम होंगे मैग्नीट्यूड में, बट इट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो आई कैन राइट दैट P1 plus P2 is equal to 0 before firing. Before firing, P1 plus P2 is equal to 0. ठीक है, उनका मोमेंटम क्या था, कंजर्व. लेकिन अब अगर मैं यहाँ से लिखूं तो P1 कैन बी रिटन एज माइनस P2. और इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या है, जब आप गन से बुलेट फायर करते हो तो बुलेट आगे की तरफ जाती है लेकिन आपको एक पीछे की तरफ फोर्स लगता है. वो कौन सा फोर्स होता है, वो रिएक्शन फोर्स होता है. ठीक है, और यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर ये कंजर्वेशन था तभी तो हमें एक फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, तो एक फोर्स सेम अमाउंट में पीछे की तरफ भी लगेगा. ठीक है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. नंबर 2, अगर आप एक नदी में, आप एक बोट में बैठे हो, तो जब आप बोट में बैठते हो तो बोट क्या करती है, बोट आगे की तरफ जाती है या पीछे की तरफ जाती है, क्या होता है? मैम बोट आगे जाती है, पानी पीछे. बोट आगे की तरफ जाती है लेकिन पानी पीछे की तरफ जाता है. तो वही चीज है कि एक चीज अगर आगे की तरफ जाएगी तो सेम अमाउंट में वो पीछे की तरफ भी एक क्वांटिटी जाती है. तो इट मींस उनका कंजर्वेशन क्या हो जाता है, सॉरी मोमेंटम क्या हो जाता है, कंजर्व होता है. जितनी क्वांटिटी में आगे की तरफ फोर्स लगेगा उतनी ही क्वांटिटी में, और नेगेटिव डायरेक्शन क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा. इट मींस बिफोर एंड आफ्टर कंजर्वेशन इज सेम, मोमेंटम इज सेम. जब पहले और बाद में मोमेंटम सेम होता है इट मींस दिस इज कंजर्व्ड. P1 is equal to minus P2. फॉर एग्जाम्पल रॉकेट वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम, रॉकेट प्रपोल्शन. मतलब अगर रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ रहा है, ठीक है, रॉकेट अगर ऊपर की तरफ उड़ रहा है तो ऊपर की तरफ उस पर एक फोर्स लग रहा है. कौन सा फोर्स लग रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स, और एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होता है mg. mg तो हमेशा ही लगेगा. ठीक है, तो जितना ये ऊपर उड़ता जा रहा है उतना ही नीचे से एक फोर्स लगता जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन से फोर्स लगेगा, और नीचे उतनी ही स्पीड से ये क्या, फ्यूल को नीचे फेंकता जाता है ना. फ्यूल ही तो क्या करती है, फ्यूल इसको अपथ्रस्ट फोर्स देती है ना. तो जितना मोमेंटम ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ उतना ही फ्यूल का मोमेंटम है. तो अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम क्वांटिटी ऑफ द मोमेंटम इज देयर. सो दिस इज P1. दिस जब ये रेस्ट पे था तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0. कुछ भी नहीं था, रेस्ट स्टेट में था तो टोटल मोमेंटम वाज 0. लेकिन जब अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है तो P1 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी में मोमेंटम है. हाँ जी मैम खुशबू का ज्वाइन नहीं हो रहा. एक मिनट बच्चे बड़े लेट आ रहे हैं. ये कौन से बच्चे इतना लेट क्यों आ रहे हैं भाई? और कोई भी है क्या? और कोई तो नहीं है ना? ओके, सो रॉकेट प्रोपल्शन में भी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल हमारा फॉलो करता है. यहाँ तक समझ में आ गई बात? ये 3 इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप एक बार इनको रिवाइज कर लेना. नंबर 3 इज सिस्टम. सिस्टम क्या है? व्हाट इज सिस्टम? 2 or more than 2 objects interact with each other. Each other forms a system. जब 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो एक सिस्टम फॉर्म करते हैं. ठीक है, अब हमारे पास 2 तरह के सिस्टम होते हैं, इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बताओ? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, पढ़ा होगा आपने कहीं और भी. मैम सारे फोर्सेस इक्वल होते हैं. सारे फोर्सेस इक्वल होते हैं. नॉन इक्विलिब्रियम में
कोई एक फोर्स डोमिनेट कर रहा होता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है। इक्विलिब्रियम में अब क्या क्या चीजें आती है, देखो इक्विलिब्रियम में अब क्या होता है कि अगर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं पर भी, ठीक है, तो इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट है मास m, इस ऑब्जेक्ट पे जो ये सरफेस है ये एक फोर्स लगा रहा है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन n, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है वेट दैट इज mg, ठीक है। तो अगर n इज इक्वल टू mg, ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स माय सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर n ज्यादा है या mg ज्यादा है, अब मान लो आप एक ग्लास के सरफेस पे आपने कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो 50 kg का कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये क्या टूट जाएगा, टूट जाएगा ना। ये क्यों टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो वेट mg है वो ज्यादा हो गया है n से। जब तक ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं तब तक ये ब्लॉक मेरा सरफेस पे रुका रहेगा, लेकिन जब ये n से mg जब n को ओवरकम कर जाएगा तो ये सरफेस क्या होगा, टूट जाएगा या नीचे गिर जाएगा। समझ में आ रही है बात क्या कह रही हूँ। तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, नॉन इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जब तक ये बैलेंस कर रहे हैं तब तक इक्विलिब्रियम में, जब ये बैलेंस नहीं कर रहे होंगे देन इट विल बी इन नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम। समझ में आ गई बात, अरे हाँ कि ना। अब हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री क्यों कहते हैं इसको, फ्री क्यों कहते हैं, why we say it free, ये फ्री होता है क्या एक्चुअली। हम इसको फ्री इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लो मेरे को एक सिस्टम गिवन है, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट गिवन है सिस्टम में, और इन दोनों ऑब्जेक्ट का मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो मैं इनको फ्री इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इनको एक दूसरे को आइसोलेट करके इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ। ये 1 ब्लॉक है, ये 2 ब्लॉक है, तो मैं 1 का अलग से कर रही हूँ, 2 का अलग से कर रही हूँ। मैं यहाँ पर मान रही हूँ कि 1 मेरा बाकी सभी जो भी आसपास इसके उन सब चीजों से फ्री है, इसको मैं आइसोलेट कर लेती हूँ। इसलिए जो भी हम इसमें फोर्सेस दिखाएंगे तभी हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, क्योंकि मैंने इसको इसके सराउंडिंग से फ्री कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है। ओके ओके, so free body diagram is diagrammatically representation of a single body isolated from its surrounding। अरे समझ में आ रहा है ना, या भूल गए सब कुछ। हाँ ठीक है। सो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट को बाकी सबसे उठा के फ्री कर लिया, और हम उस ऑब्जेक्ट पे देखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट है तो मैं सबको इक्वेट कर दूंगी, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू mg, एंड फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है यहाँ पर, अब ये फोर्स तो किसी को भी नहीं कर रहा क्योंकि ये रेस्ट स्टेट में, ये मोशन में नहीं है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो इस पर वर्टिकल फोर्सेस ही लगेंगे ओनली, एंड दैट इज n इज इक्वल टू mg। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। सारे फोर्सेस Yes, को sir. मैं लेबल कर देती हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम में व्हाट वी डू, वी लेबल ऑल द फोर्सेस, एंड इफ दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अब ये मोशन में आ गया, सेम चीज, ये इक्विलिब्रियम का केस हो गया, और अब मैं ले रही हूँ नॉन इक्विलिब्रियम का, डायनामिक। तो यहाँ पर एक n फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक mg फोर्स लग रहा है, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है F, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कब इंट्रोड्यूस हुआ, जब मेरे ऑब्जेक्ट ने क्या किया, चलना शुरू किया। तो अब यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में सारे फोर्सेस को इक्वेट करूंगी, n इज इक्वल टू mg, n इज इक्वल टू mg, और अब एक्सलरेशन किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सो F माइनस दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 0। या फिर आप अगर इक्विलिब्रियम में तो 0 होगा, नॉन इक्विलिब्रियम में तो यहाँ पर कोई क्वांटिटी होगी, दैट कैन बी रिटन एज ma। अब ये अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है तो एक फोर्स है ना,
अगर ये कैपिटल F और this friction force is equal, then it means the object is in the rest state. अगर इन दोनों के difference is something equal to ma, then it means it is in motion. So I am taking example of non-equilibrium. तो ये यहाँ पर forward direction में कोई तो force लग रहा होगा, तो ये इसकी दो इक्वेशन बनेंगी। मैम m is बच्चों का equal, ज्वाइन नहीं हो रहा। कितने बच्चे हैं भाई? एक ही बच्चा है। मैम देख लो। देख लिया भाई, देख लिया। एक तो क्लास की टाइमिंग देखो, आप कितनी लेट आ रहे हो। तनिष्का कहाँ थी भाई? मैम नेट नहीं आ रहा था। अब आ गया? यस मैम। ओके, नेट आया तो तुम आई। सो देर आर टू सिस्टम, इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया इनका फर्क क्या है? आ गया ना? तो नॉन इक्विलिब्रियम से हमें एक नई टर्म मिली, दैट इज फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है, जल्दी बताओ। भूल गए? फ्रिक्शन क्या होता है? किसी को भी याद नहीं है? किसी को भी याद नहीं है क्या फ्रिक्शन की डेफिनेशन? कितने टाइप का होता है ये पता है? अपोज करता है ना फोर्स को, अपोजेस द, यस मैम। क्या करता है? अभी अभी मैंने नॉन इक्विलिब्रियम में बताया, अगर एक ऑब्जेक्ट पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है ma, तो डाउन पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में इस कांटेक्ट सरफेस से, इस सरफेस की वजह से एक फोर्स लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब फ्रिक्शन कितनी तरह का होता है याद है? नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या? रोलिंग। मैम 3 टाइप्स से फिक्सर फोर्स होता है। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम वो बोल रही है कि 3 टाइप्स का होता है, सिंगी बोल रही है, एकदम सिंगी। क्या? डाउट है कुछ यहाँ पर? नो मैम। यहाँ पे कुछ डाउट है क्या? नंबर 1 is static friction, number 2 is limiting friction, number 3 is kinetic friction. अब static friction का मतलब क्या है? static friction का मतलब होता है जब तक एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स को, मतलब जो ये कांटेक्ट फोर्स है, इसको ओवरकम ना कर पाए और वो एक रेस्ट स्टेट में ही रहे। मान लो ये मास ब्लॉक है, ये मास है m, ये ब्लॉक है, अगर ये इस सरफेस पे रखा हुआ है और आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, लेकिन इतना फोर्स नहीं लगा पा रहे कि जितना बैकवर्ड डायरेक्शन में ये सरफेस फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो फोर्स अप्लाइड है दैट इज लेस देन द फ्रिक्शन वैल्यू एंड द ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट स्टेट। तो जो ये वाली वैल्यू जब तक इसको रोक के रख सकती है, इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करने देगी, देन टिल देन दैट इज नॉन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके। नंबर 2 इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, अब आपने फोर्स की क्वांटिटी क्या कर दी? बढ़ा दी। तो अब क्वांटिटी बढ़ा दी तो एक मोमेंट पे क्या होगा कि ये फ्रिक्शन की वैल्यू को ओवरकम करने लग जाएगा, है ना? तो उस फ्रिक्शन की वैल्यू को ओवरकम करने से जस्ट पहले, जब आपका ये ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करे, मतलब जिस मोमेंट पर ये चलने लगे, उस टाइम पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, हम उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। नंबर 3 इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आपने क्या किया? इतना फोर्स लगा दिया कि उसने फ्रिक्शन वैल्यू को ओवरकम कर लिया है। नाउ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द frictional force, then that object will start moving, and if something is moving, then that thing is known as kinetic. So now object is in motion finally. So if it is in motion, then it is known as kinetic friction. और kinetic friction चलने के बाद में मेरी दो चीजें हो सकती है। नंबर 1 is sliding friction and number 2 is rolling friction. याद आ रहा है कुछ कुछ?
नंबर 1 इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नंबर 2 इज रोलिंग फ्रिक्शन। इसका क्या मतलब है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलो। फ्रिक्शन की वो वैल्यू जहां पर आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, स्लाइड करना शुरू कर दे, ठीक है, स्टार्ट स्लाइडिंग, दैट वैल्यू ऑफ दैट फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है? अगर आपके पास एक बैग है, उसके पास टायर्स है, आप उसको खींच रहे हो ऊपर की तरफ, ठीक है, और आप ये चल रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो जो फ्रिक्शन इस टायर और इसके बीच में होगा वो कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन होगा। मतलब फ्रिक्शन दैट इज कॉजिंग रोलिंग ऑफ ए ऑब्जेक्ट, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग वो प्रोवाइड कर रहा है, देन इट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है जहां तक वो लिमिट कर सकता है एक ऑब्जेक्ट को मूव करने से, जहां तक वो उस पर बाउंडेशन लगा सकता है, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है कि फ्रिक्शन की वो वैल्यू वो ऑब्जेक्ट को चलने ही नहीं देगी, उसको रेस्ट स्टेट में रखेगी। ओके, दैट वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। इतना समझ में आ गया? And what is its mathematical expression? If an object m is there, upward direction में फोर्स लग रहा है n, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ma लग रहा है। So this friction can be written as mu s n। mu s क्या है? s भी हो सकता है, अब तीन तरह का हो सकता है, mu s, mu l एंड mu k। तीन तरह के फ्रिक्शन थे। mu s इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, एस एल एन से आप समझ सकते हो ना, एस एल के से कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो म्यू एल क्या हो जाएगा? व्हाट इज म्यू एल हियर? बोलो। कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यस, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का हो जाएगा, और म्यू के वो क्या हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। एंड एन क्या है यहाँ पर? एन है आपका एम जी। सो बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, म्यू एफ इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट स्टेट में है या क्या कर रहा है, ठीक है, वहां पर आपको ये कॉरेस्पॉन्डिंगली देख के कोएफिशिएंट यूज करना है। अगर ये रेस्ट स्टेट में है तो देन म्यू एस होगा। अगर ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि दैट ऑब्जेक्ट टेंड्स टू स्टार्ट मूव, देन इट विल बी म्यू एल। अगर म्यू एस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, मतलब म्यू एस की वैल्यू को मैं बढ़ाते जा रही हूँ बढ़ाते जा रही हूँ, तो एक टाइम आएगा जहां पर ऑब्जेक्ट मेरा क्या करने का, चलना स्टार्ट कर देगा। तो उस मोमेंट पर क्या चेंज उसमें चेंज हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करवाने के लिए मैं एक फोर्स लगा रही हूँ, अगर मैं उस फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जा रही हूँ तो काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा, देन म्यू एल विल टर्न इनटू द म्यू के। बट फॉर्मूला यही रहेगा, दैट एफ इज इक्वल टू म्यू एस एन और n इज इक्वल टू एम जी। एन की जगह आर भी आपको दिख सकते हैं। नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स दोनों सेम ही चीज है। ओके, सो एफ इज म्यू एस एम जी। क्लियर है ये वाली चीज? यस मैम। यस मैम। हाँ, सो अगर मैं इनके कोएफिशिएंट्स की बात करूं, सो म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू एल एंड म्यू के। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? मैग्नीट्यूड। स्टैटिक फ्रिक्शन का ज्यादा होता है क्योंकि इसी को ओवरकम करवाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और जैसे ही इसमें इसकी वैल्यू बढ़ गई है तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन सबसे कम होता है क्योंकि ये ज्यादा देर के लिए होल्ड नहीं कर सकता। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? ये फ्रिक्शनल फोर्स है और ये अप्लाइड फोर्स है F। इसका ग्राफ कुछ ऐसा था, आपको याद है? लाइक दिस, याद आया? ए बी यस मैम। सी। ओ ए क्या बता रहा है? अब ये वाली कर्व क्या बता रही स्टैटिक है? फ्रिक्शन। ये क्या बता रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि आप फोर्स लगाते जा रहे हो लगाते जा रहे हो लगाते जा रहे हो, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट चलना शुरू नहीं हुआ। लेकिन ए पॉइंट तक ये क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन था, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, तो ये यहाँ पर पहुंच गया। जब फ्रिक्शन फोर्स ये अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से वो ओवरकम करने लगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? अब ये अब ए से बी कौन सी वैल्यू है? ए से बी वैल्यू है जी लिमिटिंग आपकी फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। वेरी गुड। और एक बार जब ये बॉडी चलना स्टार्ट हो गई तो चलती जाएगी। अब चलती जाएगी तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन।
समझ में आ गया? सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग एफ के, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एफ एल, and this is representing Fs. This curve OA is Fs, that is static friction, AB is limiting friction Fl, and BC is kinetic friction Fk. इतनी चीज क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ ठीक है। अब इसकी फ्रिक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ क्या क्या होते हैं। एडवांटेजेस मैम एंड फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं, और हम लिख पाते हैं। ओके, वॉकिंग ऑन द रोड, वेरी गुड। वॉकिंग ऑन द रोड। नंबर 2, राइटिंग, पेन पेपर पे, अगर आप पेपर रफ नहीं होगा तो कैसे लिख पाओगे? अगर स्मूथ हो जाएगा तो आप उस पर लिख नहीं सकते। जैसे आप फर्श पे नहीं लिख सकते, जैसे आप दीवार पे नहीं लिख सकते। मतलब दीवार पे लिख सकते हो लेकिन उतना अच्छे से नहीं लिख सकते, लेकिन आप पेपर पे बहुत अच्छे से लिख सकते हो। तो क्या करता है वो? स्टिक करता है। पेन पेपर एक स्टिकिंग फोर्स और उस फोर्स को फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है। नंबर 3, कि किसी भी चीज को ट्रांसफर कर सकते हो यहाँ से वहां। ठीक है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? मैम अभी हुई थी। कितनी देर से ब्रेक हो रही है? मैम अभी अभी हुई थी। मैम कई बार बीच बीच में ब्रेक हो जाती है थोड़ी देर के लिए। बहुत ज्यादा देर के लिए तो नहीं हो रही ना? समझ तो पा नो रहे हो ना? मैम। यस मैम। यस ठीक मैम। है ठीक है। ओके ओके, कोई बात नहीं, वो थोड़ा बहुत लैग तो इंटरनेट की वजह से आ ही जाता है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के? डिसएडवांटेजेस बताओ। एक तो ये क्या करता है? मोशन में प्रॉब्लम करता है ना? अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा तो हमारी गाड़ी चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। तो हमें क्या चाहिए? इतना ही फ्रिक्शन चाहिए जितना हम ओवरकम कर सके। तो फ्रिक्शन ऑपोजिस मोशन, और ऑपोज करता है तो इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होती है ना? हीट प्रोड्यूसेस टू ओवरकम द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन किस फॉर्म में हमें दिखता है? हीट में दिखता है। जैसे आप गाड़ी पे अगर आप सडनली ब्रेक लगा रहे हैं, तो ब्रेक लगा रहे हैं तो गाड़ी क्या करती है? स्किड करते हुए जाती है आगे तक, और वहां पे आप देख सकते हो कि स्पार्किंग भी होती है। ठीक है। तो वो वहां से बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या और भी डेंजर है ना हमारे लिए, कि गाड़ी में क्या पेट्रोल होता है, अगर वहां पर थोड़ी बहुत भी स्पार्किंग हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। होता भी है ऐसे, है ना? ओके। तो हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन। इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है तो हम क्या करेंगे जी? लुब्रिकेंट यूज करते हैं। लुब्रिकेंट क्या होते हैं? जैसे ग्रीस हो गया, ठीक है, ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, पॉलिशिंग हो गई, पॉलिशिंग करके, ऑयलिंग करके, ग्रीस ग्रीस डाल के, इन सब से हम क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप सिलेक्शन ऑफ गुड मटेरियल, ये आपके सिलेक्शन ऑफ गुड मटेरियल पे भी डिपेंड करते हैं कि आप कैसा मटेरियल यूज कर रहे हैं। एंड और क्या कर सकते हैं चेंज करने के लिए? कांटेक्ट फोर्स को चेंज कर सकते हैं, कांटेक्ट फोर्स पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल भी कर सकते हैं, कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस यस मैम। ठीक है। नंबर 2, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ये होता है, मान लो अगर आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये रखा हुआ है एक सरफेस पे, इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है आर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एम जी, पीछे की तरफ लग रहा है एक फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फोर्स। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल फोर्स एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस इज बिटवीन नॉर्मल एंड द रिजल्टेंट। ये इनका क्या आ गया? रिजल्टेंट आ गया। ठीक है। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ limiting friction, resultant of limiting friction and
नॉर्मल फोर्स विद द नॉर्मल फोर्स। ये ध्यान रखना कि ये एंगल जो है ये विद द नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। सो दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ से, अगर आप ये वाले ट्राइंगल बनाते हो तो यहाँ से अगर आप tan थीटा लिखते हो, सो tan थीटा इज इक्वल टू FL बाई आर, क्योंकि ये पोजीशन ऑफ वेक्टर हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगर ये FL यहाँ पर है तो डायरेक्शन को सेम रख के मैं FL को यहाँ पे लिख सकती हूँ। सो tan थीटा इज इक्वल टू FL बाई आर, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स FL बाई आर भी लिख सकते हो ना, ठीक है। और F क्या होता है मेरा, म्यू एस आर, ठीक है। FL बाई आर कैन बी रिटन एज म्यू एस नाउ, यहाँ से इस इक्वेशन से। सो थीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स म्यू एस और म्यू एल, जो भी आपका गिवन होगा। ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई? मैम। ओके, नंबर 2। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, S कैन बी रिटन एज F स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना रिजल्टेंट दो फोर्सेस का। सो FL मेरा क्या है, FL कैन बी रिटन एज म्यू mg का स्क्वायर प्लस R भी क्या है, mg है, mg का स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ से आपको क्या इक्वेशन मिल जाएगी, यू विल गेट द इक्वेशन दैट S इज इक्वल टू mg अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया? mg को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो रेंज क्या हो जाएगी फ्रिक्शन की, रेंज ऑफ फ्रिक्शन इज mg मैक्सिमम हो सकता है अगर म्यू इज इक्वल टू 0 हो गया। मान लो फ्रिक्शन है ही नहीं, म्यू इज इक्वल टू 0, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, mg हो जाएगी। और अगर म्यू इज इक्वल टू नॉट 0, then it will be equal to mg into mu square plus 1. So this resultant will lie between this range. This is the range of S. Resultant की range है। समझ में आया क्या बोला मैंने? नो Is it मैम। नहीं आया? नो मैम। मैथमेटिकली यहाँ तक समझ में आया कि ये थीटा कैसे फाइंड आउट किया? यस मैम। ठीक है, तो मैंने बस अब यहाँ से ये वाली चीज देखो, जो FL है ये वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर की पोजीशन को मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, ये एक ट्राइंगल बन रही है, दिख रही है, एस आर और दिस पॉइंट O, दिस इज FL। यहाँ से इस राइट एंगल ट्राइंगल से अगर मैं tan थीटा लिखती हूँ, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू FL बाई आर, ओके। और ये रिजल्टेंट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर फोर्सेस है, दो फोर्स है, उनके बीच में अगर एक रिजल्टेंट है, तो मैं रिजल्टेंट को क्या लिख सकती हूँ, FL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एंड FL इज नथिंग बट दिस इज फ्रिक्शन फोर्स ना, फ्रिक्शन तो मेरा ऑलरेडी म्यू mg होता है, हमें पता है, तो मैंने FL की जगह म्यू mg रख दिया। और R किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है, सो दैट इज mg। सो S इज इक्वल टू mg इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक चीज क्लियर है, ये वाली इक्वेशन तक? यस मैम। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो कंडीशन रख रही हूँ। एक कंडीशन मैं ये बोल रही हूँ कि मान लो मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो म्यू 0 हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स अगर 0 है तो म्यू mg ऑल्सो इक्वल टू 0, है ना। तो mg तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि वेट तो किसी ऑब्जेक्ट का 0 हो ही नहीं सकता। तो क्या चीज 0 हो सकती है, म्यू 0 हो सकती है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स 0 है। तो अगर इस इक्वेशन में आप म्यू की वैल्यू को 0 रखते हो तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली mg। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस रिजल्टेंट इज mg और मैक्सिमम वैल्यू इज म्यू स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर म्यू क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। सो रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स एंड दिस नॉर्मल फोर्स विल लाई बिटवीन दिस टर्म mg एंड mg म्यू स्क्वायर प्लस 1। अब समझ में एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन है यस बस। मैम। अब क्लियर है? ओके। यस सेम मैम। सेम टर्म है एंगल ऑफ रिपोज। अब ये क्या कहता है, एंगल ऑफ रिपोज। अगर आपके पास अब एक इंक्लाइन फोर्स है, मान लो ये फोर्स था, इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा था, अब इस फोर्स को आपने क्या किया, धीरे धीरे उठाना शुरू कर दिया, ठीक है। आप इसको इंक्लाइन करते करते यहाँ पर ले आए, अब ये ऐसा कुछ बन जाएगा, उठाकर ले आए ना, अब ये ऐसा कुछ बन गया। पहले ये ऐसे रखा हुआ था, अब आप इसको उठाकर ऊपर ले गए, तो अब यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, दैट इज अल्फा। ये एंगल क्या हो गया, अल्फा अल्फा है, ठीक है। अब इसके भी क्या क्या बन जाएंगे, आर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg,
डाउन बाय, ये इंक्लाइन वाला याद आ रहा है? इंक्लाइन सरफेस पे हम कैसे फोर्सेस को बैलेंस करते थे, ठीक है? Yes. अपवर्ड डायरेक्शन में R, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और बैकवर्ड डायरेक्शन में F, एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? अब ये mg के क्या कंपोनेंट्स बन जाएंगे, लाइक दिस। मैम आपने एमजी थोड़ा गलत नहीं बनाया? बेटा एक मिनट सही बना रही हूँ। अब सही है? ये इसके कंपोनेंट कौन से आ गए? ये mg cos होगा, cos अल्फा, ये हो गया mg cos अल्फा, ये हो गया जी mg sin अल्फा। आप सही दिख रहा है? यस मैम। और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हो गया f, ठीक है? ये ऐसे बना था, लाइक दिस। ये एंगल अल्फा है, ये ग्राउंड से उठा के मैंने इसको इंक्लाइन करके ये बनाया, ठीक है? तो इसकी एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या है? जब आप किसी सरफेस को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो, एंगल इंक्रीज करते हो, और आप इंक्लाइन सरफेस पे लेके जाते हो, और वो पॉइंट, वो एंगल जहां तक ये बॉडी मेरा नीचे गिरना स्टार्ट ना हो, मतलब ये सरफेस पे टिकी रहे। अगर मैं इसको और ऊपर कर देती हूँ, मान लो इस सरफेस को मैं और ऊपर ले जाती हूँ, तो गिरना स्टार्ट कर देगा ना ये ऑब्जेक्ट नीचे। तो जहां तक एंगल की वो वैल्यू, जिस वैल्यू तक ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरना स्टार्ट ना हो, दैट वैल्यू ऑफ अल्फा till which object does not start sliding is known as angle of repose. समझ में आया? yes or मैम। no? हाँ। अब यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? F by R। अब सिमिलरली जैसे मैंने वहां पर लिखा था, F by R का एक रिजल्टेंट फोर्स जाएगा, दैट इज N, जो हमने अभी अभी पढ़ा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन में, ठीक है? और ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल मेरा क्या है? थीटा। और V से अब अगर हम यहाँ पर अल्फा ले रहे हैं, तो ये एंगल भी अल्फा। सो F by R इज इक्वल टू tan अल्फा हियर, ठीक है? और tan अल्फा किसके इक्वल हो सकता है? दैट इज tan थीटा। मतलब एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन आर इक्वल। Angle of repose is equal to angle of friction. ओके? ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इनकी डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन इनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सेम है। ओके? तो अभी तक हमने फ्लैट सरफेस की बात करी थी। अब मैं पढ़ती हूँ मोशन ऑन ए रफ इंक्लाइन सरफेस। अब इंक्लाइन सरफेस की बात करेंगे। तो इंक्लाइन सरफेस में आपको करना क्या है? फोर्सेस को बैलेंस करना है। ये है ऐसे, ठीक है? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है N, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg, इधर लग रहा है mg, ये एंगल है थीटा, ये कौन सा हो जाएगा? mg cos थीटा, और ये क्या हो गया? mg sin थीटा, ठीक है? और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है P, मतलब ऊपर की तरफ इसमें क्या है? एक्सलरेशन, दैट इज ma। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है तो फ्रिक्शन किधर होगा? फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। सो फ्रिक्शन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गई। अब इसके हमें क्या करना है? फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे फोर्सेस को? N इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से? mg cos थीटा। वर्टिकल फोर्सेस में N और mg cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ना। सो दिस इज इक्वेशन 1। अब हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा? अगर मेरा ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन में है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, P माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हो गए? mg sin थीटा और फ्रिक्शन फोर्स। सो mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स इज डाउनवर्ड फोर्स, एंड अपवर्ड फोर्स इज दैट इज ma। सो P माइनस mg sin थीटा प्लस f इज इक्वल टू ma। ये कैसे लिखा, समझ में आया? नो मैम। नहीं आया? कहां पर प्रॉब्लम हुई? ये फर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी, ये समझ में आई? यस मैम। ठीक है। अब देखो, अब ये ऐसे रखा हुआ था, ठीक है? इसको मैं एक फोर्स लगा रही हूँ जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रही हूँ, ठीक है? मतलब मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर दिया, तो अगर
मोशन ऊपर की तरफ है तो सरफेस की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स. So Yes. this object is going upward, but friction force is pulling it in backward direction. So friction force की डायरेक्शन है डाउनवर्ड एंड मोशन है अपवर्ड. अब मैंने mg के जब कंपोनेंट्स बनाए थे वेट के, सो दिस इज mg cos थीटा, दिस इज mg sin थीटा. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, mg sin थीटा और फ्रिक्शन फोर्स. अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, दैट इज अप्लाइड फोर्स जो मैं अप्लाई कर रही हूँ. और मोशन किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, तो अपवर्ड माइनस फॉरवर्ड कर, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड कर देती हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि यही करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना फोर्सेस को बैलेंस. सो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, P जो मैं लगा रही हूँ. डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन से फोर्स लग रहे हैं, माइनस कर दूंगी. mg sin थीटा डाउनवर्ड लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है. तो दोनों को मैं ऐड करके ऐसे लिख सकती हूँ, P माइनस mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स. F क्या है यहाँ पर मेरा, फ्रिक्शन फोर्स है. और इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे क्या दे रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन में है. तो मोशन में है तो एक फोर्स लग रहा है, दैट इज ma. आप समझ में आ गया. Yes, ma'am. और फ्रिक्शन फोर्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, F इज इक्वल टू म्यू एन, और n यहाँ पर क्या है, mg cos थीटा. सो F कैन बी रिटन एज म्यू mg cos थीटा. अब इस इक्वेशन में अगर आप ये रखते हो तो क्या बनेगा, P माइनस mg sin थीटा और माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma. कुछ नहीं किया, बस F की जगह मैंने म्यू mg cos थीटा रख दिया. ये आपकी इक्वेशन बन गई. अब अगर आपसे एक्सलरेशन पूछता है या अप्लाइड फोर्स पूछता है तो आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल सकते हो. इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, फिर तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन को कैसे रिलेट करते हैं, पहले मैं ये समझा देती हूँ. लीनियर मोशन में अगर डिस्प्लेसमेंट है x तो सर्कुलर मोशन में थीटा. लीनियर मोशन में अगर वेलोसिटी है v तो सर्कुलर मोशन में ओमेगा. लीनियर मोशन में अगर एक्सेलरेशन a है तो सर्कुलर मोशन में अल्फा. ठीक है, v को मैं लिख सकती हूँ dx by dt. सो दिस इज नोन एज ओमेगा. ओमेगा को मैं लिख सकती हूँ d थीटा by dt. अगर a को मैं लिख सकती हूँ dv by dt और d स्क्वायर x by dt स्क्वायर. तो मैं इसको एंगुलर में लिख सकती हूँ जी d ओमेगा by dt और d स्क्वायर थीटा by dt स्क्वायर. ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है ना. यस मैम. बस ये समझ आ जाए सर्कुलर मोशन में क्या है. अब इनके रिलेशन कैसे हो सकते हैं. अगर मैं लीनियर और सर्कुलर को अगर मैं इनकी रिलेट करना चाहूँ तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं. v इज इक्वल टू आर ओमेगा. v इज इक्वल टू आर ओमेगा. आर क्या है यहाँ पर, रेडियस है. ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा. a इज इक्वल टू आर अल्फा. अल्फा और a के बीच में मतलब लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में ये रिलेशन है. एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में ये एक्सेलरेशन. ये कैसे आया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा कैसे आया. अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो v इज आर क्रॉस ओमेगा भी होता है. इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये कैसे लिख सकते हैं. देखो मैंने बोला था सर्कुलर मोशन का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट मेरा एक आर्क मतलब ऐसे चल रहा है, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गया चल के. ठीक है, बाय कवरिंग थीटा. थीटा कवर कर रहा है और ये ए से बी पॉइंट पर जा रहा है और ये रेडियस है मेरी आर. इसमें जो यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करी दैट इज ds. सो ds कैन बी रिटन एज r डॉट d थीटा फ्रॉम हियर. ठीक है, r डॉट d थीटा. अब अगर मैं वेलोसिटी लिखती हूँ तो वेलोसिटी इज नथिंग बट ds by dt. तो यहाँ से अगर आप s की जगह r d थीटा by dt पुट करते हो तो r तो मेरी कांस्टेंट है, r तो क्या है, रेडियस है. सो r d थीटा by dt ओमेगा. सो v इज इक्वल टू r ओमेगा. यहाँ से मुझे मिलता है v इज इक्वल टू r ओमेगा. अगर आप यहाँ से dv by dt लिखते हो
सिमिलरली एक्सलरेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, है ना। तो डीवी बाई डी टी अगर, कौन सी चीज बेटा, मैम कहाँ, इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। ओके, मैं बोल रही हूँ सर्कुलर का मोशन, सर्कुलर मोशन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा सर्कल की फॉर्म में चल रहा है, तो अगर वो ए से बी तक गया बाय कवरिंग दिस थीटा, जब सर्कुलर में जा रहा है तो थीटा ही होता है ना, हम थीटा से मेजर करेंगे, और ये आर रेडियस है, तो आर रेडियस ने कितना एरिया कवर किया, थीटा कवर किया, तो यहाँ से डी एस मेरा क्या हो जाएगा, ये इतने कितने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी है, दैट इज आर, ये रेडियस ने डी थीटा डिस्टेंस कवर करी है, और लीनियर में मैं इसको डी एस लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अब अगर वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। डी एस बाई डी टी, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ तो आर तो कांस्टेंट, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, आर विल बी आउटसाइड, एंड डी थीटा बाई डी टी इज द नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी, सो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा फ्रॉम हियर, डी थीटा बाई डी टी मैंने देखो यहाँ पे लिखा, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा को रिप्रेजेंट करती है, सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस ओमेगा लिख सकते हैं। एक्सलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है, तो यहाँ से अगर आप d बाई डी टी आर ओमेगा रखते हो तो r अगेन रेडियस है, r को बाहर रख लो, ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा को डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर एक्सलरेशन होता है, तो एंगुलर डी ओमेगा बाई डी टी कैन बी रिटन एज अल्फा, so r alpha, so a is nothing but r alpha। अब समझ में आ गया, यस मैम। ठीक है, ओके। तो ये सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन कितनी होती है, टाइप्स बताओ, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, याद है ना, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है अगर ये आपका एक्सलरेशन है, दिस इज आर एंड दिस इज वेलोसिटी वी, आर वी क्या है जी, यहाँ पर वी है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। व्हेन यूनिफॉर्म का मतलब है चेंज नहीं होता, व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of V not changing, that means this is the uniform motion, और जब दोनों चीजें चेंज हो रही हैं that means it is non uniform motion। क्लियर है, ये वाली चीज क्लियर है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल कौन से है, अगर मैं देखूं सर्कुलर, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम में यहाँ पर क्या है, सन है, तो प्लेनेट्स इसके सराउंडिंग घूम रहे हैं, ठीक है, इसके सराउंडिंग घूम रहे, दैट आर इन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या एग्जांपल है, मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड क्या होता है, एक झूला होता है जिसमें आप झूल रहे हो, झूलते झूलते वो घूमते घूमते क्या होता है, रुक जाता है, मतलब उसकी क्या स्पीड क्या होती है, पहले ज्यादा होती है फिर कम होती है, ऐसे कम ज्यादा होती रहती है, तो वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आर चेंजिंग। नाउ रेडियल एक्सलरेशन एंड अब अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसे घूम रहा है नॉन यूनिफॉर्म में लाइक दिस, तो दो तरह के एक्सलरेशन होते हैं, जो ये वाला एक्सलरेशन है इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सलरेशन, और रेडियस के साथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियल एक्सलरेशन, ठीक है। अगर एक्सलरेशन इट मींस वहां पर फोर्स भी है, तो जो टेंजेंट के साथ फोर्स लगेगा उसको हम कहेंगे टेंजेंशियल फोर्स, और रेडियस के साथ जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं रेडियल फोर्स, और जो रेडियस के साथ फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड जो टेंजेंशियल के साथ लगता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद आ रही है ये टर्म, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल कौन सा फोर्स होता है, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स,
अरे भूल मैम गए फिर क्या? शुरुआत से कर सकता है। Towards the center of the surface circle. It is applying towards the center of the circle and centrifugal क्या होता है? Away from the circle. ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। तो मैं अगर ए आर इज द रेडियल एक्सलरेशन एंड ए टी इज द टेंजेंशियल एक्सलरेशन, अगर मैं रिजल्टेंट लिखना चाहूँ तो ए इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे फोर्स को भी लिख सकते हो एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर। एफ सी स्क्वायर मतलब सेंट्रिपिटल, एफ टी इज द टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, तो ये इसका रिजल्टेंट फोर्स भी होता है। यहां तक समझ में आ गया? अब अगर ये अब अगर मैं कॉनिकल पेंडुलम की बात करती हूँ, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करती हूँ, तो मान लीजिए ये एक थ्रेड में आपने स्टोन बांधा और वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, एक सर्कल बना रहा है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग है, मान लो ये घूम के यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ये पॉइंट ओ है, इसमें टेंशन लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। और इस टेंशन के मैं क्या कंपोनेंट्स बना सकती हूँ? एक कंपोनेंट बनेगा इधर, एक कंपोनेंट बनेगा इधर। ये क्या कौन सा हो जाएगा? ये टी कॉस थीटा। ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, नाउ दिस एंगल इज आल्सो थीटा, दिस इज टी कॉस थीटा, दिस इज टी साइन थीटा। ठीक है, और ये अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो एक फोर्स लग रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। और सेंट्रिपिटल फोर्स को मैं किस चीज से रिप्रेजेंट करती हूँ? सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो सेंट्रिपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है टी साइन थीटा एंड एम जी को बैलेंस कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी कॉस थीटा। ये आपको याद है मैंने एक बीड वाला क्वेश्चन कराया था, बीड वाला क्वेश्चन कराया था कि एक बीड है अंदर, वो गिर रही है, और एक हाँ ये क्वेश्चन कराया था मैंने। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं? टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और टी साइन थीटा को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है? टी साइन थीटा को फोर्स बैलेंस कर रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर। ये दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। जब इनको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ये रिलेशन याद है? ये मैंने 3-4 केसेस में फाइंड आउट कर चुकी हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, याद है ना? बैंकिंग ऑफ द रोड में मैंने करवाया था, बैंकिंग ऑफ द रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड में भी ये फॉर्मूला आया था। साइकिलिस्ट अगर चल रहा था यहाँ पर, वो झुक के चल रहा है, ठीक है, तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, ऐसे फोर्सेस लग रहे। तो वहां से भी मैंने ये वैल्यू निकाली थी कि कितने एंगल पर साइकिलिस्ट को टर्न करना चाहिए या झुकना चाहिए ताकि वो सेफली एक टर्न ले सके। सो दैट एंगल इज टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या थी? सर्कुलर टर्निंग ऑन द रोड्स, नंबर 1 बाय फ्रिक्शन ओनली, कि अगर एक व्हीकल चल रहा है, ठीक है, और एक टर्न आ गया, तो वो टर्न को सेफली, टर्न को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए? तो नंबर 1 फ्रिक्शन होना चाहिए, नंबर 2 बाय बैंकिंग ऑफ द रोड्स, कि जो आउटर पार्ट है, मान लो ये आपका ट्रैक है, तो आप आउटर पार्ट को थोड़ा सा सरफेस से उठा दें, ठीक है, उसको आगे की तरफ झुका देंगे, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, दैट विल बी द सेंट्रिपिटल फोर्स। वो इनवर्ड लगेगा, इस सर्कुलर ट्रैक है तो इनवर्ड फोर्स लगेगा, वो सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा और इसको बैलेंस कर पाएगा। दैट्स व्हाई दिस ऑब्जेक्ट विल, दिस कार विल नॉट स्किड, वो गिरेगी नहीं, तो वो सेफली टर्न ले सकती है। सो बाय फ्रिक्शन ओनली, अगर फ्रिक्शन होगा, अगर हॉरिजेंटल है, उसको नहीं उठाया है, अगर वो हॉरिजेंटल है, तो वो क्या होगा कि वहां पर जो उसकी वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी। अगर इतनी वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट अटेंड करके चल रहा है, दैट मींस दिस इज इन द
सेफ जोन, यहाँ पर वो एक सर्कुलर टर्न को आराम से ले सकता है। और नंबर 2, बाय बैंकिंग ऑफ द रोड्स। अगर बैंकिंग ऑफ द रोड्स है तो अब बैंक हो रहा है तो मतलब एक एंगल आएगा थीटा, तो यहाँ पर कितनी वेलोसिटी एक कार की होनी चाहिए, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू आर जी टेन थीटा। आर जी टेन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा भी इंक्लूड हो गया, और टेन थीटा क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर जी। तो यही से आपने लिखा है दैट वी शुड बी लेस देन और इक्वल टू आर जी टेन थीटा फॉर द सेफ टर्न। नंबर 3, अगर दोनों चीजें बोथ फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ द रोड्स, अगर ये दोनों चीजें हो जाएंगी, क्या हो बेटा, मैम 950 हो गए। 950 हो गए। ओके चलो फिर मैं ओवर कर रही हूँ। तो इसमें एक दो चीजें और रहती हैं, वो आप मेरे नोट्स रिवाइज कर लेना, या फिर अगर कल क्लास ले पाती हूँ तो कल उनको कवर करवा दूंगी, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सिलेबस हो गया है। तो बैंकिंग ऑफ द रोड्स हो गया, और आपकी दो चीजें बचती हैं जो वो मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव पे अगर गाड़ी चलती है तो कितना उस पे फोर्स लगता है ना, ये वाली चीज बताई थी। तो ये वाली एक बार आप रिवाइज कर लेना, और प्लीज आप मेरे नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके जाना। कोई भी उसमें कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से पढ़ के जाना प्लीज, क्योंकि मैं भी वहीं पे रहूंगी तो मैं आपको ऐसे देख तो नहीं सकती कि आपको कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इज्जत रख लेना अपनी भी और मेरी भी, ओके।